Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. कानून केवल शासन की रीढ़ नहीं बल्कि समाज के सपनों का प्रतिबिंब होता है। भारत के संविधान में दो प्रकार की गाइडिंग लाइट्स होती हैं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। एक नागरिक को शक्ति देता है तो दूसरा राज्य को दिशा देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में। मैं हूं अभय और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो भारतीय संविधान की आत्मा को दिशा देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सवाल से, आखिर डीपीएसपी है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत के संविधान का पार्ट 4 है, यानी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन इनकी जड़ें भारत के स्वदेशी सामाजिक न्याय और गांधीवादी विचारधारा में भी मिलती हैं। डीपीएसपी वो नीति निर्देशक तत्व हैं जो यह बताते हैं कि भारत को किस तरह का वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए। यह राज्य के लिए एक प्रकार की मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी इनका पालन करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है, लेकिन इन्हें अदालत में फंडामेंटल राइट्स की तरह एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं डीपीएसपी के प्रकार को 3 भागों में। फर्स्ट, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो समाजवाद और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि सभी को पर्याप्त आजीविका मिले, धन और उत्पादन के साधनों का समान वितरण हो। सेकंड, गांधीयन प्रिंसिपल्स जो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं, जैसे कि ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, पशुओं की रक्षा करना और खादी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। थर्ड, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो मॉडर्न लिबरल स्टेट की दिशा में बढ़ते हैं, जैसे कि समान नागरिक संहिता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, पर्यावरण की सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं डीपीएसपी के महत्व की। फर्स्ट, डीपीएसपी राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। सेकंड, ये संविधान को डायनामिक बनाते हैं जो समय और आवश्यकता के अनुसार समाज को नया रूप दे सकते हैं। थर्ड, ये नीति निर्धारण और कानून निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का संतुलन भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। फिफ्थ, ये राज्य को नॉन जस्टिशियबल होने के बावजूद मॉरल और पॉलिटिकल प्रेशर में रखते हैं, लेकिन डीपीएसपी से जुड़े कुछ चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट, इन्हें अदालत में एनफोर्स नहीं किया जा सकता, जिससे इनकी शक्ति सीमित हो जाती है। सेकंड, कई बार डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में टकराव होता है, जैसे कि आर्टिकल 47 में शराबबंदी का निर्देश और व्यक्ति की आज़ादी के अधिकार में टकराव। थर्ड, आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आज भी केवल पुस्तकीय सिद्धांत बनकर रह गए हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संबंध की। फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति को राज्य के खिलाफ सुरक्षा देते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य को निर्देश देते हैं कि उसे समाज को किस दिशा में लेकर जाना है। लेकिन एक ऐतिहासिक बदलाव तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हार्मनी एंड बैलेंस दोनों के बीच होना चाहिए। अब कुछ प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जिन्होंने डीपीएसपी को और मजबूत किया। फर्स्ट, 42nd अमेंडमेंट ने कहा कि डीपीएसपी को लागू करना सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है। सेकंड, 44th अमेंडमेंट ने प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर डीपीएसपी का हिस्सा बना दिया। थर्ड, 86th अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। फोर्थ, 73rd और 74th अमेंडमेंट्स के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जो गांधीयन प्रिंसिपल्स के अनुरूप था। अब जानते हैं कि डीपीएसपी यूपीएससी के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और एथिक्स तीनों पेपर्स में यह सीधे और परोक्ष रूप से पूछा जाता है। ऐसे में डीपीएसपी को विजन ऑफ इंडियन स्टेट के रूप में कोट किया जा सकता है। एथिक्स में इसे वैल्यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा जा सकता है। गवर्नेंस पेपर में आप इसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के उदाहरण के रूप में यूज कर सकते हैं। अब एक दिलचस्प जानकारी, टेन्नम और इच्छने, क्या आप जानते हैं कि आयरलैंड ने खुद अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल पॉलिसी भारत के डीपीएसपी से इंस्पायर्ड होकर फिर से तैयार किए थे? यानी डीपीएसपी केवल हमारे संविधान की ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल इंस्पिरेशन भी है। अब इस डिस्कशन को एक शानदार थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली अ लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। यह कथन दिखाता है कि डीपीएसपी समय के साथ समाज को नया दिशा देने वाला इंजन है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको डीपीएसपी का कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड और सिंप्लीफाइड वीडियो मिलते रहें। आपका समय और विश्वास देने के लिए दिल से धन्यवाद। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में संतुलन बनाए रखने का विचार पहली बार किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया था? अपना उत्तर, विचार या राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और यूपीएससी की तैयारी को एक नई दिशा देते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।